घर आके पी रहा हूँ, और घर आके मैं पी रहा हूँ तो मैं मेरे 4 परिवार वालों को एक्सपोज कर रहा हूँ। पैसिव स्मोकिंग से भी तो बढ़ता है। ये क्या होता है, 10 to 20% चांस है कि ब्रेन में भी बीमारी पहुंच गई है। जिसको एक बार फेफड़ों का कैंसर हो गया वो अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे। भारत के अंदर फेफड़ों के कैंसर को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल। मैंने किसी भी फेफड़ों की कैंसर वाले मरीज को 6 से 12 महीने से ज़्यादा लाइफ देखी नहीं है उसकी। नो टबैको, से नो टू टबैको, से नो टू स्मोकिंग। तंबाकू ही है जो 90% कर रहा है ये केस। तंबाकू को बाय बाय। मैं डॉक्टर अरुण कुमार योगी, मैं और डॉक्टर अभिषेक चारण सर सभी श्रोतागण का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कैंसर से रिलेटेड या आपने हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड टिप्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताएं। सर, पिछली बार जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, तो लोगों ने काफ़ी प्यार दिया उसको, और हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरी और जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं लंग कैंसर के बारे में। जी, तो फेफड़ों का कैंसर जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लंग कैंसर क्या होता है? लंग कैंसर जैसा आपने बताया हिंदी में, फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में, 2 फेफड़े होते हैं, राइट और लेफ्ट। उसमें कोई कैंसर हो जाना, उसको हम लंग कैंसर कहते हैं। ठीक है। लंग कैंसर जो होता है उसका इंडिया के अंदर यानी भारत के अंदर अभी इंसिडेंस प्रिवलेंस यानी क्या स्थिति है, और दूसरा ये मेल और फीमेल में किस में ज़्यादा होता है? जी, ये मेनली मेल में पाया जाता है, और उसका रीज़न भी है कि मेल लोग टबैको स्मोकिंग करते हैं। नंबर 1 कल्प्रिट लंग कैंसर में है टबैको का, और वो मेल में ज़्यादा प्रचलित है। तो मेल में ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है आफ्टर हेड एंड नेक। इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन। डेथ में ये ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 में आता है लंग। लेडीज़ में इंडिया में ये पहले 5 में नहीं आता, 6-7वें में आता है। रीज़न वही है क्योंकि लेडीज़ स्मोक नहीं करती, टबैको कंजप्शन ना के बराबर है उनका, तो इसलिए लेडीज़ में कम है, मेल में सेकंड मोस्ट कॉमन है ये। इंडिया के अंदर या मेल्स में जो इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर का, तो ये रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं जिनकी वजह से ज़्यादा है मेल के अंदर? देखिए, पहला और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो है तंबाकू, टबैको। आप सिगरेट से, बीड़ी से, सिगार से, पाइप से, चिलम से, किसी भी तरीके से अंदर गया है, वो आपका लंग कैंसर का एक्सपोजर बढ़ाता है। डिपेंड करता है कितना अमाउंट गया, कौन सा मीडियम था। बीड़ी में अलग लेवल जाता है, सिगरेट में अलग, चिलम, पाइप में, सब में अलग अलग लेवल जाता है। ये तो रहा खुद जो स्मोक करते हैं वो करते हैं। एक होता है पैसिव स्मोकिंग, जैसे मैं स्मोक कर रहा हूँ और आप मेरे साथ इतना नज़दीक बैठे, आपको भी जो एग्जॉस्ट निकलेगा, मैं छोड़ूंगा धुआं, वो आप अगर इनहेल करते हैं तो आप में भी रिस्क आ जाता है। उसे कहते हैं हम पैसिव स्मोकिंग। तो जैसे घर में कोई हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड स्मोक कर रहा है, वाइफ ऑटोमेटिकली एक्सपोज हो गई है, उनका भी रिस्क फैक्टर हो गया है। तो जो स्मोक कर रहा है उसको तो 20 गुना रिस्क ज़्यादा है, और जो पैसिव स्मोक कर रहा है उसको 2 to 3 टाइम रिस्क है, क्योंकि वो भी इनहेल तो कर रहा है ना। तो जो नहीं, मज़े कोई और ले रहा है और भुगत कोई और सकता है, ये भी है। तो बाकी रिस्क फैक्टर में आप जैसे डीजल एग्जॉस्ट हो गया, चूल्हे पे काम करना हो गया, रेडॉन, सिलिका, क्रोमियम, एस्बेस्टॉस, ये ऑक्यूपेशनल वाले, इन सब से भी बहुत होता है। कोल वाला बर्निंग हो गया, बहुत सारे रिस्क फैक्टर। किसी भी प्रकार का धुआं जो अच्छा नहीं है वो आपको कैंसर दे सकता है लंग। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस धुआं से एक्सपोज नहीं हैं या स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनके अंदर जो कैंसर हो जाता है उसका क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास ऐसे बहुत लेडीज़ आती हैं, मोस्टली लेडीज़, जेंट्स कम होते हैं इस नंबर में, जिनको 55 से 60 होंगी, कभी नेवर, नॉन स्मोकर जिसे हम वर्ड कहते हैं, नेवर स्मोक, गैस में काम करती हैं, वो चूल्हे पे भी नहीं करती, पर उनको भी लंग हो जाता है। ऐसे केसेस 40 to 50% एडिनोकार्सिनोमा में आते हैं। ये म्यूटेशन की वजह से आता है, शरीर में कुछ म्यूटेशन हो गया, एक सेल म्यूटेट हो गया, फिर वो कैंसर बन गया, फैल गया। तो ये बैड लक की वजह से कुछ म्यूटेशंस हो गए आप में, और उससे फिर कैंसर हो गया। ये भी बहुत कॉमन है, और खासकर लेडीज़ में होता है ये। तो जिनके अंदर ये जेनेटिक फैक्टर है म्यूटेशन वाला, या जो मेल बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं टोबैको स्मोकिंग से, जो रिस्क फैक्टर पे हैं, तो इनके लिए हमारा स्क्रीनिंग कैसे करेंगे?
स्क्रीनिंग हमेशा, स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि किसी को कुछ है नहीं और आप पता करके उसको टाइमली डायग्नोस कर रहे हैं। तो स्क्रीनिंग हमेशा हेल्दी इंडिविजुअल में करा जाता है, हेल्दी बट एक्सपोज्ड एंड हाई रिस्क वाले लंग कैंसर में। तो एक्सपोज्ड एंड हाई रिस्क में आते हैं दोज हु आर करंट स्मोकर, जो अभी भी धूम्रपान कर रहे हैं या जिन्होंने 15 से 20 साल धूम्रपान करके अभी रिसेंटली छोड़ा है, और जिनका एज ग्रुप होता है 55 से 80 साल। उनमें हम लो डोज सीटी करके, लो डोज सीटी स्कैन करते हैं, वो 30 सेकंड में मात्र हो जाता है, नॉमिनल चार्जेस में होता है। उससे हम पता लगा सकते हैं एडवांस स्टेजेस। इंडिया में स्क्रीनिंग का कल्चर ही नहीं है, तभी हमें अर्ली कैंसर कोई दिखता ही नहीं। आप यूएस जाइए, स्टेज 1 और 2 कितने मिलेंगे आपको? बहुत मिलेंगे, क्योंकि वहाँ स्क्रीनिंग बहुत रोबस्ट है, इंश्योरेंस में कवर है। इंडिया में ये सब होता ही नहीं। तो इस पे लोगों को ध्यान देना है, जो भी एजुकेटेड हैं या जो स्मोक करते हैं। ये है, पहले तो करना नहीं चाहिए। अगर आप करते हैं और आपने क्विट करा है, जो भी है, आप स्क्रीनिंग जरूर कराएं अगर आप 55 से 80 में हैं। तो स्क्रीनिंग के लिए क्या टेस्ट रहता है? फेफड़ों के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग के लिए क्या टेस्ट? में एक ही टेस्ट है, लो डोज सीटी स्कैन। लो डोज का मतलब होता है नॉर्मल सीटी स्कैन, एक नॉर्मल सीटी स्कैन 100 एक्सरे के बराबर आपको किरणें देगा। हार्मफुल होता है सीटी स्कैन, नॉर्मल नहीं होता। पर अगर हम उसका एक्सपोजर कम कर दें, क्योंकि हम हेल्दी इंडिविजुअल में कर रहे हैं, हमें उनको नुकसान भी नहीं देना है, तो हम लो डोज में उसका सीटी स्कैन करेंगे। नॉर्मल कन्वेंशनल सीटी स्कैन से उसका डोज काफ़ी कम होगा, जिससे उसको हार्मफुल रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं होगा, रिस्क नहीं बढ़ेगा, और हम डिटेक्ट भी कर पाएंगे अगर उसके कोई गांठ है तो एक स्क्रीनिंग के अंदर लो डोज सिटी स्कैन में यदि हमें पता चलता है कि उसको कोई ट्यूमर है, लंग कैंसर, यानी कि लंग में कोई गांठ है फेफड़ों में, तो उस ट्यूमर के लिए हम फिर आगे डायग्नोसिस कैसे करेंगे कन्फर्मेटरी कि ये लंग कैंसर है? देखिए, पहले अगर आपने कोई भी पेशेंट आया स्क्रीनिंग के माध्यम से आया, वो तो ना के बराबर आता है स्क्रीनिंग से, सिम्टम से ही आता है मरीज हमारे पास। सिम्टम लेके आया, पहले हम उसकी वो देखेंगे स्टेज क्या है। स्टेज हमें पता लग गई, सीटी स्कैन हमने नॉर्मल करा लिया, या आगे चल के पूरी प्रॉपर स्टेजिंग के लिए पेट सीटी करवाते हैं, पेट हो गया हमारा। उसके साथ साथ हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी क्या होता है? एक नीडल जाएगी, गांठ में से छोटे से 2-4 थोड़ा सा टिश्यू लेगी आपका। टिश्यू को हम पैथोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे लैब में, माइक्रोस्कोप में, और पता लगाएगा कि ये नॉर्मल सेल है कि कैंसर सेल है। एक बार हमारा कंफर्मेशन हो गया कि कैंसर सेल है, तो उसमें कौन सा टाइप है, लंग का एडिनो है, स्क्वेमस है, स्मॉल सेल है, लार्ज सेल है, ये पता लगाएगा। उसके बाद में कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं, वो हमें करने होते हैं। तो जब एक बार ये पता लग गया कि इसको कैंसर कन्फर्म है बायोप्सी रिपोर्ट से, तो उसके बाद हम इनके अंदर अलग अलग स्टेज भी देखने को मिलती है जी? या किसी भी सॉलिड में मेनली 4 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4। फोर्थ स्टेज को एडवांस स्टेज कहते हैं। मेटास्टेसाइज हो गया, आपकी गांठ लंग से शुरू हुई, ब्रेन में फैल गई, स्टमक में आ गई, लिवर में आ गई, बोन में चली गई, स्पाइन में चलेगी, वो एडवांस हो गया है। तो हर अर्ली स्टेज हमें ना के बराबर मिलते हैं। इसका कारण ये है कि पेशेंट में अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम नहीं आएगा। सिम्टम नहीं आएगा तो उसे पता नहीं लगेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा नहीं। बाय द टाइम उसको सिम्टम आता है, वो एडवांस स्टेजेस हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिया में 3rd और 4th स्टेजेस में आता है, जिसमें 70 to 80% तो 4th ही होता है, 10 से 15% होता है 3rd, और नाम मात्र 1% होगा 1 या 2 स्टेज में। तो क्या ये कह पाना सही है कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो कैंसर डिटेक्ट होते हैं, लंग कैंसर, वो एडवांस स्टेज में होते हैं? बिल्कुल एडवांस। और दूसरा, क्या ये भी बात सही है कि जिसको एक बार फेफड़ों का कैंसर हो गया, वो अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे, या उसकी मतलब 6 महीने 12 महीने का इतना ही जीवन बचा है उसका? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये 10 से 20 साल पहले शायद होता हो, अब बहुत एडवांसेस हो गई है, बहुत एडवांसेस। जैसे मैं बता रहा था आपको कि आप बायोप्सी कीजिए, फिर आप आगे के बायोमार्कर टेस्ट कीजिए, उसके बाद ऐसी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आ गई कि सर्वाइवल अप टू 5 ईयर्स भी बहुत, अप टू 30% हो गया है। जैसे मेडिकल टर्म में हम ऑन्को में ऐसे बोलते हैं 5 ईयर सर्वाइवल मैटर करता है। कैंसर मरीज के लिए सर्वाइवल ही होता है एंड गोल, तो उसका 5 ईयर सर्वाइवल अप टू 30% हो गया है काफ़ी केसेस में। तो एक बार जब बायोप्सी में कंफर्म हो गया कि उसको कैंसर है, दूसरा आपने पेट स्कैन, सीटी स्कैन, बाकी इमेजिंग मॉडलिटी से उसकी स्टेजिंग भी तय कर ली, तो एक बार बायोप्सी के बाद जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो, इसके बीच में आप कुछ और टेस्ट करवाते हो जिससे आपको ट्रीटमेंट में ज़्यादा हेल्प मिलती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका।
पेशेंट आया हमारे पास में, उसका लंग कैंसर कंफर्म हो गया। लंग कैंसर ऐसा है कि उसमें काफ़ी म्यूटेशंस पॉजिटिव होते हैं, और उसमें म्यूटेशन को पता लगाने के लिए एडवांस टेस्ट्स होते हैं, जिसमें एक NGS कहते हैं, जो NGS करवा लें, या फिर हम RT-PCR भी कुछ पेशेंट्स में कराते हैं। वो डिपेंड करता है क्या प्रोफाइल है, उस हिसाब से हम करवाते हैं। तो उससे हमें म्यूटेशन पता लग जाता है। म्यूटेशन क्या है कि एक इतना बड़ा एक कैंसर सेल है, वो एक से शुरू होगा। पहला सेल होगा, जो पहला सेल है, जो सेनापति है, एक ये बहुत बड़ा समूह है कैंसर सेल, बहुत सारे सेल्स हैं, उनका जो सेनापति है उसको हम ड्राइवर म्यूटेशन बोल लीजिए आप, वो उनको आगे लेके जा रहा है, वो अपनी सेना को कूच करवा रहा है। तो उस सेनापति का पता लगाने के लिए, ये आम भाषा में समझा रहा हूँ, बिल्कुल उसका पता लगाने के लिए, जिसे हम ड्राइवर म्यूटेशन कहते हैं, वो इन टेस्ट से पता लग जाता है। इन टेस्ट से हमें पता लगे ये ड्राइवर म्यूटेशन है, उसके अगेंस्ट फिर हम काम करेंगे, तो फिर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सर्वाइवल 3 गुना बढ़ गया है इन लास्ट 5 ईयर्स। तो अभी भारत में हमारे पास ये जो आपने बायोप्सी और मार्कर कराने के बाद में जो आप ट्रीटमेंट मॉडलिटी बता रहे हो, तो भारत में अभी फेफड़ों के कैंसर के लिए हमारे पास कौन कौन सी ट्रीटमेंट मॉडलिटी है? देखिए, अगर डिपेंड करता है स्टेज क्या है। स्टेज 1 और 2 में और फ्यू सेलेक्टेड केसेस ऑफ स्टेज 3 सर्जरी हो सकती है, और स्टेज 1 और 2 वाले पेशेंट हमारे पास में आते हैं लेस देन 1%। स्टेज 3 वाले आते हैं अप टू 10%, और 80 to 90% आते हैं स्टेज 4 वाले हमारे पास। स्टेज 4 में क्यूरेबल नहीं है, पैलिएशन देना होता है। आप सफरिंग कम कीजिए, लाइफ लंबी कीजिए, पर 6 और 12 महीने वाला कंसेप्ट चला गया। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है लोगों के साथ वो ये है कि जब कैंसर के सिम्टम्स आते हैं तो पता नहीं चलता। तो सर आप हमें ये बताएं कि फेफड़ों का जो कैंसर होता है उसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, और कोई पर्सन यदि रिस्क फैक्टर है उसको बहुत ज़्यादा, तो वो उन सिम्टम्स को देख के अपना स्क्रीनिंग करवाए। क्या है सिम्टम्स फेफड़ों के? सिम्टम्स में ऐसे हर पेशेंट को स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं है। जो हाई रिस्क पेशेंट है उन्हीं में है, जिनमें जैसे मैंने बताया, जो स्मोक करते हैं, 55 से 80 में है, या हाई करंट स्मोकर है, या हैवी स्मोकर पास्ट में रहे, उनको ज़रूरत है। अगर किसी लंग कैंसर का पेशेंट आता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है सूखी खांसी, ड्राई कॉफ जिसे कहते हैं। उसके बाद में उस आगे चल के उस खांसी में खून आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे लंग से रिलेटेड सिम्टम होते हैं। कुछ वीक सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे वेट कम होना, आपको भूख नहीं लगना, थकावट महसूस होना, ये कैंसर के वीक सिम्टम्स है। ये मोस्ट ऑफ द कैंसर में पाए जाते हैं, लंग में खासकर अच्छे से पाया जाता है। कुछ केसेस में कैंसर एडवांस हो गया है, गांठ यहाँ पे है और ब्रेन में भी पहुँच गए, तो कई पेशेंट मेरे पे एकदम से आएंगे, लकवे में आएंगे, या हैमरेज के साथ आएंगे, या फिर हेडेक के साथ आएंगे। तो उनमें फिर क्या हो रहा है कि उनमें ब्रेन में पहुंच गया, तो उन सिम्टम से भी आते हैं। कुछ बोन पेन से आते हैं, हड्डी में बीमारी पहुंच गई तो बोन पेन से आएंगे। कुछ पैरालिसिस से आएंगे कि बीमारी रीढ़ की हड्डी में पहुंच गई, स्पाइन में पहुंच गई। तो डिपेंड करता है कितना एडवांस है, उस हिसाब से सिम्टम होता है। तो हमारे पास डायग्नोसिस के लिए अभी क्या मॉडलिटी है, जिससे हम, जैसे आपने बताया, स्क्रीनिंग में लो डोज CT करवाते हैं, उसके बाद कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए हमारे पास क्या टूल है? देखिए, कंफर्मेशन तो हमेशा बायोप्सी से ही होगा। कोई भी कैंसर हो, बायोप्सी करनी पड़ती है। बायोप्सी में एक सुई जाएगी, थोड़ा सा टिश्यू लेगी, पैथोलॉजिस्ट के पास वो टिश्यू आएगा, वो माइक्रोस्कोप में स्टडी करेगा कि ये नॉर्मल सेल है कि कैंसर सेल है। कैंसर सेल है तो कौन सा टाइप का कैंसर सेल है, उससे बायोप्सी से कंफर्म हो जाएगा। साथ साथ हम इमेजिंग करते हैं स्टेजिंग वर्कअप के लिए। स्टेजिंग वर्कअप के लिए इमेजिंग में पेट CT होता है। एडवांस कैंसर है तो MRI ब्रेन भी करना होता है, क्योंकि 4th स्टेज में और 3rd स्टेज में क्या होता है, 10 to 20% चांस है कि ब्रेन में भी बीमारी पहुंच गई है। डिस्पाइट पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, उसको कोई ब्रेन में हेडेक कुछ नहीं है, फिर भी 10 से 20% ऐसे लोग हैं कि चुपचाप ब्रेन में बीमारी पहुंच गई, तो उसको भी टाइमली पकड़ना ज़रूरी होता है। तो वो भी MRI ब्रेन भी 3rd और 4th में करवाते हैं। तो आपने इमेजिंग मॉडलिटी और बायोप्सी, इन दोनों मॉडलिटी से कंफर्म भी कर लिया कि फेफड़ों का कैंसर है, और आपने स्टेजिंग भी कर ली। तो ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होने से लेके और जो आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, इसके बीच में भी आप कुछ और एडवांस इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं जिनसे ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है? देखिए, अगर पेशेंट आ गया हमारे पास और हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, तो हम एडवांस टेस्ट भेजेंगे साथ में, पर उसका वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें आने में 2 हफ्ते लगते हैं, कई बार 3 हफ्ते लग जाते हैं। एडवांस टेस्ट होते हैं, जैसे NGS हो गया, RT-PCR हो गया, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट प्रोफाइल हम करवाते हैं। उससे क्या होता है, ये टेस्ट होते हैं बायोमार्कर का पता लगाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कैंसर सेल पहले कोई ड्राइवर म्यूटेशन है, कोई एक
मेन सेल है जो उन सबको आगे लेके चल रहा है, सेनापति जैसे, उसको पता लगाने का लिए ड्राइवर म्यूटेशन कहते हैं। उसके लिए वो एक तरीके का बायोमार्कर है। तो लंग में खूब सारे ऐसे बायोमार्कर होते हैं, EGFR, एल क्रॉस, रैट, मैड, ब्राप, HER2, KRAS, खूब सारे बायोमार्कर है। और ये तो हो गए सारे बायोमार्कर। एक होता है PDL1 जो IHC से होता है, उससे हम आगे चल के हमें पता लगता है कि इन पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी काम करेगी नहीं करेगी। तो ये दोनों टेस्ट PDL1 IHC और NGS वाले ये हम साइमल्टेनियसली भेज देते हैं डे 1 पे। पर इनको आने में 2 हफ्ते लगने, तो उतना वेट नहीं करेंगे। पेशेंट की बीमारी हर सेकंड बढ़ रही है, तकलीफ उसको है, तो हम 1 साइकिल कीमोथेरेपी लगा देंगे। फिर जैसे इनकी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से नेक्स्ट टाइम में हम चेंजेस कर लेते हैं। तो अभी भारत के अंदर फेफड़ों के कैंसर को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटी हैं, उनके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, मेनली कन्वेंशनल तो सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी रहता है। सर्जरी का रोल स्टेज 1 और 2 में होता है और 3rd में सेलेक्टेड केसेस में। रेडिएशन का रोल होता है एक तो 3rd स्टेज में क्यूरेटिव इंटेंट से। पैलिएटिव इंटेंट मतलब जिसमें सिर्फ दर्द से आराम देना और बीमारी परेशानी से आराम देना। ब्रेन में बीमारी पहुंच गई, स्टेज 4 में भी रेडिएशन देना पड़ता है सिर्फ ब्रेन में। या किसी बोन में पहुंच गया, दर्द बहुत है, उसमें हम रेडिएशन दे सकते हैं। मेन मोडेलिटी होता है कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। कीमोथेरेपी कन्वेंशनल है, बहुत टाइम से है, कई दशकों से है। उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि वो हमें पता है कि हम अवेलेबिलिटी सही है, उसके लिए अलग कोई टेस्ट नहीं कराना, आप दे सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी क्योंकि वो टारगेट पे हिट करेगी और किसी पे हिट नहीं करेगी, तो वो टारगेट पता लगाना जरूरी है। वो टारगेट पता लगता है NGS से कि कौन सा टारगेट पॉजिटिव है, EGFR पॉजिटिव है, L पॉजिटिव है, फिर उस हिसाब से उसकी गोली दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी जैसे मैंने आपको बताया, PDL1 टेस्ट कराया जाता है। PDL1 टेस्ट अगर 50 के ऊपर है तो सिर्फ आप इम्यूनोथेरेपी सिंगल एजेंट दीजिए, कुछ नहीं करना। 1 से 39 में है PDL1 का रिजल्ट, तो कीमो प्लस इम्यूनो दीजिए, इनसे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो क्या ये चीज़ सही है कि अभी जो इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के बारे में आप बात कर रहे हैं, यदि मैं बात करूं आज से 5 से 10 साल पहले की, तो मैंने किसी भी फेफड़ों की कैंसर वाले मरीज को 6 से 12 महीने से ज़्यादा लाइफ देखी नहीं है उसकी। और दूसरी चीज़ कि उसका खर्चा भी करोड़ों में होता था। तो आम जनता के लिए या जो हमारे गाँव में बैठे हुए लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और जो मिडिल क्लास से हैं, क्या आज के टाइम पे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये ट्रीटमेंट अफोर्डेबल है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद अभी ट्रीटमेंट में इतना एडवांसमेंट हुआ है कि उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाए? जी, बहुत एडवांसेस हो गए। एक डेकेड में, लास्ट डेकेड में बहुत फ़र्क आ गया है। पहला तो ये कि टारगेटेड थेरेपी खूब जेनरिक भी हो गई हैं और इवन जो कंपनी वाले भी काफ़ी उनकी प्राइसेस कम हो गई हैं। इन्वेस्टिगेशन से हम पता लगा लेते हैं और उनको ट्रीटमेंट भी फिर प्रॉपर, अगर टारगेटेड थेरेपी से सर्वाइवल 3 गुना बढ़ गया है। रही बात इम्यूनोथेरेपी की, आपने बहुत सही कहा, 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए लग जाते थे। आज के दिन मैं कह सकता हूँ इतने प्रोग्राम है, इतनी स्कीम्स है, पैनल वाले पेशेंट हो गए, ECHS वगैरह हो गए, या पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम हो गए जो कंपनी बनाती है, जो उनसे कॉस्ट ऐसी इतनी नीचे आ गई कि एक मिडिल क्लास वाला आज इंसान कर सकता है अफोर्ड। और उससे इनसे ये है कि प्रॉपर इलाज मिलने से सर्वाइवल 3 से 5 गुना बढ़ गया है। जैसा आपने बताया कि 10 साल पहले 6 से 12 महीने था, बिल्कुल सही कहा आपने। आज के दिन में सेलेक्टेड पेशेंट जो प्रॉपरली इलाज ले पाते हैं, जिनमें टारगेटेड या इम्यूनो मिलती है, 30% to 50% पेशेंट है जो 5 साल भी जी रहे हैं। जैसे कई म्यूटेशन है, एल्क हो गया, बहुत अच्छा म्यूटेशन है, 3 to 7% में पाया जाता है टारगेटेड म्यूटेशन। उसके लोग तो 7 से 8 साल भी जी रहे हैं, गोली पे, सिर्फ गोली पे। तो फेफड़ों के कैंसर में यदि आप एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह लेके और अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी लाइफ भी अच्छी इम्प्रूव हो सकती है। तो और इसके क्या आउटकम है, प्रोग्नोसिस और आउटकम के बारे में एक बार स्पेसिफिकली आप बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि उनको और ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले कि क्यों उनको फेफड़ों के कैंसर का सही से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखिए, पहले तो हमारे पास में कोई सिम्टम है, आपका कोई भी शरीर आपको हिंट देगा, मेरे को अगर बलगम में खून आ रहा है या खांसी आ रही है या वजन कम हो रहा है, इग्नोर मत कीजिए। कई बार हमें पता होता है कोई दिक्कत है, पर हमें डर ये होता है कहीं ये कैंसर तो नहीं निकल आएगा। इस डर से ही हम नहीं जाते हैं, फिर घर वाले हमें लेके जाते हैं, बाय द टाइम बहुत लेट हो चुका होता है। तो डरे नहीं, आप टाइमली उसको, आपको बॉडी हमेशा हिंट दे रही होगी, आपको उसको हिंट को पकड़ के टाइमली डायग्नोस कराना है। एक बार आपका डायग्नोसिस हो गया, फिर डिपेंड करेगा आपके क्या टेस्ट पॉजिटिव है।
टारगेटेड टेस्ट अगर आपके पॉजिटिव है NGS के माध्यम से, RT-PCR, उन टेस्ट के माध्यम से फिर आपको गोली चालू कर देंगे। टारगेटेड थेरेपी ओनली टैबलेट से होती है, टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट कम है, बहुत लंबा चलता है, पेशेंट परेशान नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट के नाम पे सिर्फ रैश होगा, डायरिया होगा, मुंह में मतलब दाग हो गए कुछ चमड़ी पे, या फिर डायरिया होगा। इनसे सर्वाइवल 3 to 5 टाइम बढ़ गया है। वैसे ही इम्यूनोथेरेपी, अगर PD-L1 पॉजिटिव है, इम्यूनोथेरेपी आप दीजिए। इम्यूनोथेरेपी क्या करता है कि आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो जाके कैंसर सेल को अटैक करता है। तो अभी आप पूछोगे वो तो हमें पहले भी था, तो इम्यूनोथेरेपी से अलग क्या हो जाएगा? ऐसे था कि जैसे हम एग्जांपल देते हैं, कोई अतिक्रमण है, कोई जैसे रात के टाइम पे कंस्ट्रक्शन कर लेता है, नगर निगम से छुप के पर्दे लगा के कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, पता नहीं लगने देता। बाय द टाइम उनको पता लगता है तब तक बहुत बड़ा हो चुका होता है, फिर कुछ कर नहीं सकते। इम्यून वैसा ही हमारी बॉडी में है, इम्यून सिस्टम पता नहीं लगा पाता, कैंसर सेल उससे छिप छिप के बनता रहता है, इम्यून सिस्टम को धोखे में रखता है। इम्यूनोथेरेपी क्या करती है, वो जाएगी और आपके इम्यून सिस्टम को उठाएगी, भाई उठो ये कैंसर सेल है, उसको फिर हिम्मत देगी, उसको पोटेंट बनाएगी, और फिर वो जाके आइडेंटिफाई करके कैंसर पे अटैक करके उसको मारेगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है इम्यूनोथेरेपी, जो आपके कैंसर को आइडेंटिफाई करेगा और नेचुरली आपके शरीर में इतनी हिम्मत देगा इम्यून सिस्टम, वो जाके कैंसर पर अटैक करके उसको मारेगा। तो एक तरीके की नेचुरल प्रोसेस, प्लस इसमें ड्यूरेबल रिस्पॉन्स आता है, बहुत लंबा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि आपका खुद का बनाया हुआ है, बस उसको तो कहीं से बाहर से वो चाबी भरनी है, वो इम्यूनोथेरेपी चाबी भर रहा है। तो ड्यूरेबल रिस्पॉन्स, बहुत लंबा रिस्पॉन्स और बहुत कम साइड इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू कीमोथेरेपी रहता है। तो इतना ज़्यादा जो लोड है भारत के अंदर फेफड़ों के कैंसर का, और इतना उसके अंदर ट्रीटमेंट मॉडलिटी, इन्वेस्टिगेशन मॉडलिटी लगती हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप गांव में दूर दराज बैठे हुए उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि फेफड़ों के कैंसर से बचाव हो सके? मेरा एक ही है, नो टबैको, से नो टू टबैको, से नो टू स्मोकिंग। तंबाकू ही है जो 90% कर रहा है ये केस, तंबाकू को बाय बाय, उसी से होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉटपा रूल लाई, उससे मतलब ये सारे नियम हमें पता है, पर इनका अच्छे से हमें प्रयोग करना है, इनको यूज़ करना है। कॉटपा नियम है एक, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे आप मुकेश का एग्जांपल देते होंगे सिनेमा में, मुकेश की ये हो गया तंबाकू से, हम देखते हैं, सबको पता है स्मोकिंग पैकेट में 80% एरिया कवर्ड होता है, किससे स्मोकिंग करने से ये हो जाएगा, फिर भी हम करते हैं। पब्लिक प्लेस पे आप स्मोक करते हैं, 500 रुपये आपका जुर्माना है, हमें पता है, फिर भी हम करते हैं। तो हम अवगत हैं, और कुछ अवगत नहीं, उन्हें अवगत कराना है, और टबैको नहीं यूज़ करना है। जो करते हैं वो उन्हें भी नहीं करना है, और उन्हें दूसरों के लिए भी सोचता है, मैं घर आके, मैं बाहर नहीं पीता, घर आके पी रहा हूँ, पर घर आके मैं पी रहा हूँ तो मैं मेरे 4 परिवार वालों को एक्सपोज कर रहा हूँ। पैसिव स्मोकिंग से भी तो बढ़ता है ये। तो टबैको हर प्रकार का, उसको हमें मना करना है। बाकी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, पॉल्यूशन हो गया, या फिर डीजल एग्जॉस्ट हो गया, या सिलिका, क्रोमियम, ये इन पे कंट्रोल नहीं है। जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं वो तंबाकू। तो आपके दिमाग में यदि ये बात गई हो कि स्मोकिंग और टोबैको एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो नो टू स्मोकिंग, और कैंसर के बारे में और ज़्यादा अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।